फिजिक्स। आज हम 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं। ग्रेविटेशनल चैप्टर से फर्स्ट लेक्चर है जिसमें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट्स देखेंगे। ग्रह के लिए केपलर का नियम को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केपलर्स का नियम। तो केपलर ने ग्रह के परिक्रमण के लिए 3 नियम दिया था और ये 3 नियम क्या है हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं। तो सबसे पहले सूर्य और ग्रह के बीच में जो परिक्रमा हो रही है इसको सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ये माना कि पृथ्वी स्थिर है और जितने भी तारे ग्रह और अन्य पिंड है वो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्ष में गति करता है। लेकिन निकोलस कॉपरनिकस ने इसको उल्टा बताया कि सूर्य स्थिर है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह है वो वृत्तीय कक्ष में गति करते हैं। लेकिन सही सही तथ्य दिया केपलर ने। तो केपलर ने क्या तथ्य दिया? तो केपलर ने कहा ये 3 नियम बनाया जिसमें से पहला नियम होता है केपलर का प्रथम नियम कक्ष का नियम है, यानी कक्षा का नियम है, यानी जितने भी ग्रह वो कैसे किस कक्ष में गति करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। तो जैसे हम दीर्घवृत्त को देखें तो ये इस प्रकार से दीर्घवृत्त होता है। देख लीजिए ये दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा सा जान ले तो दीर्घवृत्त में एक दीर्घ अक्ष होता है और एक लघु अक्ष होता है। तो दीर्घ अक्ष में 2 ऐसे बिंदु होते हैं जिसको हम नाभि कहते हैं। 2 बिंदु होता है नाभि S1 और S2, 2 नाभि होते हैं इसमें। तो सूर्य जो होता है इस नाभि पर स्थित होता है। सूर्य यहां पर स्थित होगा नाभि पर, पहले नाभि या दूसरे नाभि, किसी भी नाभि पर सूर्य उपस्थित होता है और ग्रह जो होते हैं इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। जैसे ये ग्रह है और ये है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में समस्त ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। तो टोटल पहले 9 ग्रह होते थे। 2006 से पहले 9 ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किस कक्ष में? सूर्य एक जगह पर स्थित है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। ये सूर्य है, यहां पर सूर्य है, तो ये पहला ग्रह का कक्ष हुआ, ये दूसरे ग्रह का कक्ष हुआ, ये तीसरे ग्रह का कक्ष हुआ। इस प्रकार से समस्त ग्रह का कक्ष जो है ऐसे अलग अलग पथ पे ये परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आखिरी जो ग्रह था 2006 से पहले, तो वो प्लूटो जो है वो उससे पहले नेपच्यून के कक्ष को पार करता था। तो ग्रह का नियम है जैसे ये ग्रह है इसके कक्ष में कभी भी नहीं आएगा। देखिए ये हमेशा अपने कक्ष में गति करेगा। तो जो भी ग्रह है वो अपने कक्ष में गति करता है, लेकिन प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जो दूसरे के कक्ष में गति करता था। नेपच्यून जो उसके निकटवर्ती नेपच्यून है उसके कक्ष में गति करता था, जो 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया प्लूटो को। ठीक है, तो केपलर ने, इससे पहले केपलर का नियम तो बहुत पहले आ चुका था, तो 2006 में इसको हटाया गया क्योंकि वो जो लास्ट ग्रह था वो नेपच्यून के कक्ष में आ जाता था। तो केपलर ने पहले बताया कि सूर्य जो है वो नाभि पे रहता है और ग्रह जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है। तो ये पहला नियम होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। देखिए केपलर का द्वितीय नियम देखें तो द्वितीय नियम या क्षेत्रफल का नियम होता है। तो क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम होता क्या है तो इसको समझ लीजिए। तो पहले नियम से तो ये क्लियर हो गया कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। तो जैसे दीर्घवृत्ताकार पथ में कोई कण कोई
ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा करते समय सूर्य कहां पे रहेगा, यहाँ पे नाभि पे। ये है, मान लेते हैं सूर्य यहाँ पे नाभि पर है, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय चाल का नियम क्या होता है, तो एक निश्चित समय अंतराल पे, यानी एक अल्प समय अंतराल पे अगर हम देखें तो ग्रह जितना डिस्टेंस तय करेगा, उस डिस्टेंस तय करने के, मान लेते हैं एक ग्रह ए से बी गया, ए से बी यहां पर पहुंचा, तो ग्रह सूर्य से बना हुआ ये जो क्षेत्रफल, और उसी समय अंतराल पे मान लेते हैं डेल्टा टी समय अंतराल पे ए से बी गया है, वही समय अंतराल पे कोई दूसरी जगह पर पहुंचता है, मान लो यहां से यहां तक पहुंचता है, सी से डी तक पहुंचता है उसी समय अंतराल पे। तो इस समय अंतराल पे पहुंचे हुआ, तो ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र, दोनों क्षेत्र समान होंगे। अर्थात मान लो ये सन है एस, तो एस, इसको हम एक, चूंकि अल्प समय अंतराल है तो इसको वक्र ना मान के सरल रेखा बना सकते हैं। तो त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एस सी डी का क्षेत्रफल, ये कहना है द्वितीय नियम में, केपलर का द्वितीय नियम में। तो द्वितीय नियम के अनुसार से क्या है, सूर्य किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल पे समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात क्षेत्रीय चाल इसका नियत होता है। चलिए मान लेते इसका क्षेत्रफल है डेल ए, तो क्षेत्रीय चाल यानी ये जो है वो नियत होता है, ये कहना है सेकंड नियम से, ठीक है। तो सेकंड नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये क्षेत्रफल जहां जैसे भी कोई भी पॉइंट में ले लीजिए, मान लो आप यहां पर ले लेते हैं, मान लो यहां आया, ये सी डी ई एफ में आया मान लेते हैं, तो यहां का भी क्षेत्रफल उसी के बराबर होगा, यानी समान अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करता है, ये नियम बताया। तो चलिए इसको हम दिल से समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। तो त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मान तो ये होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम इसको हम आधार मान लें, ये वेक्टर को आधार मान लें, और ये इसका ऊंचाई है, क्योंकि ये वक्र ना होके कुछ समय अंतराल की एक सरल रेखा होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम देखें तो क्षेत्रफल डेल ए इक्वल टू हाफ इनटू आधार क्या होगा आर, और ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा हो जाएगा वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी। तो चलिए मान लेते हैं इस ग्रह की जो चाल है, ग्रह का वेग v है, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा v इंटू डेल टी, क्योंकि वेग बराबर चाल, विस्थापन बराबर वेग गुणित समय अंतराल, तो ये चीज हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r2 r क्रॉस v डेल टी। अब ये डेल टी को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो इक्वेशन इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा, डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2 r क्रॉस v, ठीक है। अब अपने को पता है संवेग p बराबर होता है m इंटू v, वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये मिलेगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन m, ये वैल्यू भी यहां पे पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, हाफ r क्रॉस p अपॉन m, या r क्रॉस p बाय 2m। r क्रॉस p जो होता है वो है l, एंगुलर मोमेंटम l, जहां पर l जो है और क्रॉस p है, ये जो होता है एक वृत्तीय गति के लिए नियत होता है, यह कांस्टेंट होता है, जो कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, इसलिए L/L की वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा,
ठीक है, उसी से निर्णय है। इसका मतलब है डेल ए बाय डेल टी की वैल्यू अचर है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, क्षेत्रीय चाल नियत होती है, तो जब इसके लिए इसके वैल्यू नियत है तो सबके लिए वैल्यू नियत होगी। तो ये है केपलर का द्वितीय नियम। इसको साइड कर लीजिए। चलिए चलिए देखिए थर्ड नियम है केपलर का तृतीय नियम, यह आवर्तकाल का नियम कहलाता है। आवर्तकाल होता क्या है, आवर्तकाल परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल एक ही चीज होता है। तो ये क्या होता है कि ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने का जो समय है वो कहलाता है इसका आवर्तकाल। जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल 365 दिन और 6 घंटा होता है, तो वैसे ही सबका परिक्रमण काल होता है सभी ग्रह का। तो परिक्रमण काल और इसकी औसत दूरी, परिक्रमण काल और औसत दूरी के बीच में संबंध बताता है ये। तो इसके अनुसार से क्या है, परिक्रमण काल मान लेते हैं, परिक्रमण काल या आवर्त काल मान लेते टी है, और इसका औसत दूरी यानी सूर्य से ग्रह के बीच की औसत दूरी ये मान लेते आर है। तो इस नियम अनुसार से क्या है, आवर्त काल का वर्ग इसके 3 घात घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी टी इज स्क्वायर इक्वल टू, अब इस अनुक्रमानुपाती हटाना तो कांस्टेंट लगाएंगे के आर क्यूब। तो ये है केपलर का तृतीय नियम। तो केपलर ने 3 नियम दिया। पहले कक्ष का नियम, यानी जितने भी ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करेंगे और उसके नाभि में होंगे सूर्य। ठीक है। दूसरा नियम ये होता है केपलर का कि जब वो गति करता है तो एक निश्चित समांतराल पर समान क्षेत्रफल अंकित करते हुए जाता है, यानी क्षेत्रीय चाल जिसका नियत होता है। और तीसरा, किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन उस ग्रह के आवर्त काल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये 3 केपलर का नियम है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।